Hello everyone, myself Dr. Anurag Verma, Assistant Professor in Electrical Engineering Department at Institute of Engineering and Technology, Lucknow. Today I will discuss about energy. In energy, we will discuss about solar, wind, geothermal and hydro. In previous lecture what we have discussed about what are the energy conservation measures, energy conservation need. Then after that we have seen some measures. In measures we have discussed that how we can conserve energy. उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी कि किस तरीके से एनर्जी को कंजर्व किया जा सकता है, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या देखी थी, प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। तो जो लेक्चर नंबर 3 है एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिटिंग का, इस लेक्चर में हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो एनर्जी में वेरियस जो क्लासिफिकेशंस है वो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख लिए थे। पहला क्या देखा था, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस, कन्वेंशनल, ठीक है। कन्वेंशनल के बाद क्या था, नॉन कन्वेंशनल, इस तरीके से रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, ठीक है। तो उन्हीं को क्या है कि हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिटेल में पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या है कि हम सोलर को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद विंड एनर्जी डिस्कस करेंगे, जियोथर्मल एनर्जी डिस्कस करेंगे, हाइड्रो एनर्जी डिस्कस करेंगे। ये सारी एनर्जी डिस्कस करने के बाद हम लोग देखेंगे कि इंडिया में एनर्जी का क्या सिनेरियो है, ठीक है, क्या उसकी वर्ल्ड रैंकिंग है, लाइक सोलर में क्या रैंकिंग होगी, विंड में क्या रैंकिंग होगी, कितनी जनरेशन है, कितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। सो वी विल मूव टू द सोलर एनर्जी। अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो हम लोग क्या है कि छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं, लाइक 6-7 में हम लोगों ने सोलर एनर्जी पढ़ा था, फिर 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा, ऐसे फिर क्या है कि अब हम लोग फिर से सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सोलर एनर्जी बेसिकली क्या एक पावर है जो कि हम किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, सन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सन से एक्सट्रैक्ट करने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो सोलर पावर है या सोलर एनर्जी है वो किससे एक्सट्रैक्ट की जाती है, सन से। कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि सन से क्या है, हमें जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो विद द हेल्प ऑफ फोटोवोल्टेइक सेल, पीवी सेल्स, हम लोग क्या कर लेते हैं उसको, ये लाइट इस पर फॉल करती है तो ये जो पीवी सेल हैं इसको क्या कन्वर्ट कर देते हैं किस फॉर्म में, डीसी करंट, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि सोलर एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम सन, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू थर्मल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा भी होगा, सोलर कुकर देखे होंगे, इसके एप्लीकेशंस, ठीक है, सोलर वाटर हीटर देखे होंगे, तो उसके क्या है कि यही लिखा हुआ है कि दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू थर्मल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब दोनों फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो आइदर हीट और इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट वी हैव discussed, that DC current. Now coming to the next point, that is solar energy is the cleanest and most abundant renewable source available and the US has some of the richest solar resources in the world. हाँ, ये बात सही है कि हम US के पास क्या है कि सबसे ज़्यादा सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, और वो आगे के लिए भी क्या है, अगर फ्यूचर प्रेडिक्शंस उसकी US की देखी जाए वर्ल्ड में, तो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ US की सबसे ज़्यादा जनरेशन कैपेसिटी इन सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी को क्लीनेस्ट और मोस्ट एबंडेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बोला गया है, क्योंकि इसमें सोलर एनर्जी में क्या है कि किसी टाइप का कोई पॉल्यूशन नहीं है। पहली बात तो क्या है कि किसी टाइप का कोई पॉल्यूशन इसमें नहीं है। अब अगर ये पॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट के लिए क्या है, एनवायरनमेंट के लिए एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी बात है, जिससे क्या है कि आपका एनवायरनमेंट क्या है, पॉल्यूट नहीं हो रहा। अब अगर एनवायरनमेंट पॉल्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या है कि इस एनर्जी पे जा सकते हैं। तो इसको क्या बोला गया है, क्लीनेस्ट एंड एबंडेंट रिन्यूएबल एनर्जी दैट अवेलेबल इन नेचर, ठीक है। दूसरा मैंने आप लोगों को ये बताया कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट जो है वो सोलर के लिए कौन है, यूएस है। नेक्स्ट कमिंग टू द टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो सोलर टेक्नोलॉजीज कैन हार्नेस दिस एनर्जी फॉर अ वेराइटी ऑफ यूजेस लाइक including generating electricity, providing light or
कंफर्टेबल इंटीरियर एनवायरनमेंट एंड हीटिंग वाटर फॉर डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूज़। अभी तो अपनी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, सब्सिडाइज वगैरह सोलर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, चाहे वो बात करें हम यूसेस की बात करें या जनरेशन की बात करें या अपने कंफर्टेबिलिटी की बात करें या हीटिंग की बात करें या डोमेस्टिक एप्लीकेशंस की बात करें या कमर्शियल एप्लीकेशंस की बात करें या इंडस्ट्रियल यूज़ की बात करें, तो सोलर टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर सकते हैं। Next, solar energy can be converted into electrical energy by using solar panels or alternatively be used as thermal energy or using solar water heaters, solar cookers etc. तो ये सारे क्या हैं, इसके एप्लीकेशंस हैं और मैंने बताया था ऑलरेडी, आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हम लोग क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं सोलर विद द हेल्प ऑफ दिस सोलर एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव टू द डेटा। अगर मैं अब डेटा की बात करूं तो ऑल ओवर कंट्री की पहले बात कर लेते हैं कि जो कंट्री में सोलर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो कितनी है। कंट्री में सोलर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, 44.3 गीगावाट 31 अगस्त। ये जो डेटा आपके सामने यहाँ पे गिवन है 44.3 गीगावाट, ये डेटा कब तक का है, 31 अगस्त 2021। तो जो कंट्री की सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो भी कितनी है, 44.3 गीगावाट। हो सकता कोई नया डेटा आए तो उसमें ये डेटा में भी इंक्रीज और डिक्रीज। अब अगर मैं बात करूं नेशनल सोलर मिशन की, तो इंडिया में जो नेशनल सोलर मिशन था वो कब लॉन्च हुआ था, 2010 में लॉन्च हुआ था। उस समय क्या था कि जस्ट हमारे पास क्या था, सिर्फ 10 मेगावाट ऑफ सोलर पावर इंस्टॉल था, ग्रिड, ऑन द ग्रिड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऑफलाइन ग्रिड की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, ऑन द ग्रिड की बात कर रहा हूँ। तो उस समय जब 2010 में ये सोलर मिशन लॉन्च हुआ था तो कितना था, जस्ट 10 मेगावाट ऑफ सोलर पावर वॉज इंस्टॉल्ड ऑन द ग्रिड। टारगेट क्या लिया गया था, 2020 का टारगेट क्या था, 20 गीगावाट, ठीक है। तो जब लॉन्च किया था तब था अपने पास जस्ट 10 मेगावाट और टारगेट क्या लिया गया था 2020 का, 20 गीगावाट। अभी अगर हम प्रेजेंट में देखें 2021, तो जस्ट इसका क्या हो चुका है, डबल हो चुका है। But due to the significant activity within the solar power sector over the following years, the country raised this target to achieve 100 gigawatt of solar capacity by 2022, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कुछ इस तरीके से प्लान किया, इस तरीके से कुछ पॉलिसीज़ को डिज़ाइन किया कि हम लोगों ने क्या किया कि ये वाला जो टारगेट था 20 गीगावाट सेट फॉर 2020, तो वो अब बाई 2022 का क्या है, कितना है, 100 गीगावाट, ठीक है। तो ये क्या है, एक बेसिकली डेटा है, किसके लिए है, सोलर के लिए है। वही अगर मैं बात करूं कि नेशन की बात करूं, द नेशन हैज़ प्लेस्ड हाई होप्स ऑन द टेक्नोलॉजी डिलीवरिंग ए लार्ज पोर्शन ऑफ 450 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट बाय 2030 एज इट एम्स टू रेड्यूस इट्स फॉसिल फ्यूल्स रिलायंस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो फॉसिल फ्यूल से अभी तक जनरेशन हो रहा था या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी, तो उसको क्या है, उसको कम करने के लिए अभी जो टारगेट है वो रिन्यूएबल एनर्जी से कितना टारगेट है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं, रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट कितना है, 450 गीगावाट बाय 2030। कर्नाटक की अगर बात करूँ तो 7100 मेगावाट, तेलंगाना की बात करूँ तो 5000 मेगावाट, राजस्थान की बात करूँ तो 4400 मेगावाट। ऐसे ही आंध्र प्रदेश के लिए 3470 मेगावाट एंड गुजरात का 2654 मेगावाट। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे ये निकल के आता है कर्नाटका के लिए, ठीक है। जो सबसे लोएस्ट है, सबसे लोएस्ट किसके लिए है, इस गुजरात के लिए है। अगर आप यहाँ इस मैप में देखेंगे तो जो यहाँ पे जो दिखाया है वो क्या है, जनरेशन किलोवाट आवर पर स्क्वायर मीटर के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो रीज़न मुका है 6.6 से लेके 6.64, ये वाला पोर्शन है आपका, ठीक है। सिमिलरली बाकी भी डेटा यहाँ पे इस तरीके से गिवन है। नेक्स्ट चलते हैं हम विंड एनर्जी की तरफ। जैसे अपना सोलर एनर्जी था, हम लोगों ने क्या किया था, विद द हेल्प ऑफ सन हम लोगों ने सोलर एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया था, ठीक है। या दो फॉर्म में, या तो आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात कर लें या तो थर्मल की बात कर लें। वैसे ही आपका क्या है, विंड एनर्जी है। विंड, अगर विंड पावर की बात करें या विंड एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे इस
टर्मिनोलॉजी से ही समझ में आ रहा है कि जो एनर्जी है वो एनर्जी किससे एक्सट्रैक्ट की जा रही है, वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जा रही है विंड से। ठीक है, तो इस विंड में क्या होता है, बेसिकली एक मैकेनिकल पावर होती है, वो मैकेनिकल पावर हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स। तो इस पिक्चर में अगर आप लोग देखेंगे तो कुछ विंड टरबाइंस लगी हुई हैं। ठीक है, ये इस तरीके से ब्लेड हैं और ये विंड टरबाइंस लगी हुई हैं। यहाँ पे पूरा जो इसका सिस्टम है वो पूरा सिस्टम किस चीज़ का होता है, जनरेटर्स का होता है। ठीक है, तो अब जब विंड ब्लो करेगी तो ये ब्लेड क्या है, ब्लेड का रोटेशन होगा, ब्लेड का रोटेशन होगा तो यहाँ जनरेटर में क्या है, बेसिकली क्या होती है, जब मूवमेंट होगा तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में या पावर सिस्टम में पढ़ा होगा तो जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का क्या है कि मैग्नेट लो, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उसके बीच में ये कोई कॉइल है, इस तरीके से अगर हम इसको रोटेट करवाते हैं तो रोटेट करवाएंगे तो ये क्या है, इस मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा, कट करेगा। तो एज पर द फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे क्या होगा कि ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो वही सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी है कि जो विंड टरबाइंस लगी हुई हैं उन वो टरबाइन रोटेट होंगी, रोटेट होने के बाद क्या है कि जो मैकेनिकल पावर होगी, जो विंड टरबाइन से जो मैकेनिकल पावर मिल रही है वो किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिक पावर में, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, जो मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल अभी बताया। Next, wind power is a popular, sustainable, renewable energy source that has much smaller impact on the environment compared to the burning fossil fuels. अभी तक क्या है कि जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, एनर्जी को जनरेट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, या तो हम उसको बर्न करेंगे या तो किसी मीडियम से उसको यूज़ करेंगे। तो इसको जलाने की बजाय क्या है कि हम लोग जितने भी अपने रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो हो गया, उनको यूज़ करके एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करें। तो यहाँ पे क्या है कि इसका विंड का यूज़ करके एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया गया। ठीक है, तो एक ये सस्टेनेबल सॉल्यूशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर हम देखेंगे तो चाहे वो आपका सन हुआ, चाहे वो आपकी विंड हुई, चाहे वो आपका वाटर हुआ, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि क्या है, ये कभी एक्सटिंक्ट नहीं होंगी। ठीक है, मे बी इंक्रीज और मे बी डिक्रीज बट दे नेवर एक्सटिंक्ट। तो एक ये हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन मिल जाता है। सस्टेनेबल का मतलब यहाँ पे ये है कि फ्यूचर के लिए ये बचा भी रहेगा और अभी जब हम इसका यूज़ करेंगे तो ये डिग्रेड भी नहीं होगा, या इससे क्या है कोई भी हार्म भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कोई ये एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये ग्रीन सॉल्यूशन है। नेक्स्ट, इंडिया इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूजिंग विंड पावर बाय विंड मिल्स। तो अगर इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो इंडिया क्या है, वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो जैसे हमने सोलर में देखा था वैसे ही यहाँ पे विंड में भी है कि इंडिया क्या है, इंडिया इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूजिंग विंड पावर बाय विंड मिल्स। आप लोगों ने आजकल नोटिस भी किया होगा कि इसमें भी क्या है कि गवर्नमेंट कई सारे प्लान्स, कई सारी स्कीम्स लेके आई है कि क्या है कि जो कोस्टल एरियाज़ हैं, कोस्टल एरियाज़ में विंड पावर प्लांट या विंड मिल्स को इंस्टॉल करने के लिए। तो ये डे बाय डे क्या है कि ये वाला जो सोर्स है इसको भी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। इसी वजह से क्या है, इसकी जो रैंकिंग है वर्ल्ड में वो क्या है, थर्ड है। नेक्स्ट, अगर हम फिर क्या है डेटा की बात करें, जैसे हमने सोलर में बात की थी, तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से देखेंगे, एशिया पैसिफिक के लिए देखेंगे कि सबसे नीचे है, फिर यूरोप है, बाकी ये सारी कंट्रीज़ क्या है सबसे ऊपर हैं, मतलब 1400 TWH। ठीक है, टेरावाट आवर्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो TWH है वो क्या है, इस टेरावाट आवर्स है। तो विंड एनर्जी जनरेशन इज मेजर्ड इन टेरावाट आवर्स पर ईयर, फिगर्स इंक्लूड बोथ ऑन शोर एंड ऑफ शोर। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि दो तरीके से विंड मिल्स को इंस्टॉल करते हैं, या तो एक ऑन शोर होगा या तो ऑफ शोर होगा। तो यहाँ पे जो डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है वो डेटा क्या है, ऑन शोर एंड ऑफ शोर बोथ। तो अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की बात करें, तो इस तरीके से देखोगे कि इनके पास क्या है कि इनके पास सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी जनरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज़ कहीं
ये मिडिल में एग्जिस्ट करती हैं। वहीं एशिया पैसिफिक की बात करें तो एशिया पैसिफिक में आपने देखा भी था कि अपना जो इंडिया भी आता है, तो इंडिया क्या है, इंडिया इस 3rd नंबर पे है। तो इस तरीके से ये डेटा 2019 तक का यहाँ पे आपके सामने गिवन है, ठीक है। कंटिन्यूसली आप लोग देखिए, अगर 1980 की बात करें तो 1980 पे देखो क्या है, 0 है। फिर 1985, 1990 कंटिन्यूसली, फिर क्या है 19, यहाँ से देखेंगे जब 1995 से, तो 1995 के बाद से ये कंटिन्यूसली ग्राफ अगर देखेंगे तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक। तो 2000, 2005, 2000 में अगर हम लोग देखें तो कितना मिलेगा, लगभग इन बिटवीन 0 to 200 टेरावाट। तो वहीं 2005 में फिर इंक्रीज हुआ, तो ये इंक्रीज होकर लगभग कितना हो गया, क्लोजर टू द 200 टेरावाट आवर्स। 2010 की अगर बात करें तो 2010 में क्या है, अगर एशिया रीजन की बात करें तो वो क्लोजर टू 200 टेरावाट आवर्स है। वहीं 2019 में अगर आप लोग देखेंगे तो एकदम तेजी से क्या है, ये ग्राफ इंक्रीज हुआ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो इस वजह से क्या है कि ये सीधे अगर आप देखोगे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करके कितना पहुंच गया, अप्रॉक्सीमेट देखेंगे तो ये 400 टेरावाट आवर्स को भी क्रॉस कर चुका है। तो ये क्या है, ये एक एनर्जी सिनेरियो है किसका, विंड एनर्जी का है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जियोथर्मल में। जियोथर्मल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो जियोथर्मल एनर्जी क्या है, बेसिकली क्या है, हीट कहाँ से, हीट डेराइव्ड विद इन द सब सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इस तरीके से क्या है कि सब सरफेस ऑफ द अर्थ का हम लोग यूज़ करके वहाँ से हीट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई जियोथर्मल एनर्जी की। जियोथर्मल एनर्जी में अगर हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं तो वाटर एंड स्टीम कैरी द जियोथर्मल एनर्जी टू द अर्थ सरफेस। नेक्स्ट है डिपेंडिंग ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स जियोथर्मल एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर हीटिंग, कूलिंग पर्पसेस और बी हार्नेस टू जनरेट क्लीन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लेकिन ये सब क्या है, बहुत ही लिमिटेड सोर्स हैं, मतलब इजीली अवेलेबल नहीं है, हर जगह अवेलेबल नहीं है। इस वजह से क्या है कि डिपेंडिंग ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स जियोथर्मल एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर हीटिंग, कूलिंग पर्पसेस और भी हार्नेस टू जनरेट क्लीन इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये जो अमाउंट होगी वो क्या होगी, बहुत ही कम होगी, ठीक, एज कम्पेयर टू अदर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक सोलर, विंड। वहाँ पे जनरेशन क्या होती थी, बल्क में जनरेशन होती। लेकिन जियोथर्मल एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का क्या है कि जो अमाउंट होगी बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जनरेशन होती है। नेक्स्ट कमिंग टू द अ लॉट ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट इनसाइड अर्थ क्रस्ट, ठीक है। ये तो सभी को पता है, आप लोग भी पढ़ते आओगे, वोल्केनो इरप्शंस वगैरह कहाँ से होते हैं, ज्वालामुखी फटता है, तो वो क्या है, बेसिकली अर्थ क्रस्ट की ही क्या है, एक एनर्जी है। तो अ लॉट ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट इनसाइड अर्थ क्रस्ट, नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग्स आर अ गुड सोर्स ऑफ गेटिंग सच एनर्जी, ठीक है। जो नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं जो निकल के आती हैं, आर अ गुड सोर्स ऑफ गेटिंग सच एनर्जी। नेक्स्ट, इस तरीके से ये जियोथर्मल एनर्जी का पावर प्लांट है कि यहाँ पे जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो हॉट स्प्रिंग्स हैं तो वो क्या है, हॉट वाटर इस तरीके से यहाँ पे जा रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद ये यहाँ पे टरबाइन लगी हुई है, ये जनरेटर लगा हुआ है। अब ये स्टीम जब ये टरबाइन पे पड़ेगी तो वो क्या है, जो ब्लेड्स हैं वो क्या होगा, उनका रोटेशन होगा। अब जब रोटेशन होगा तो वो रोटेशन जो ये मैकेनिकल पावर है वो किससे कनेक्टेड है, दैट इज़ कनेक्टेड टू द जनरेटर। तो जनरेटर में बेसिकली होता क्या है, मैकेनिकल जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे जो क्या है, जब ये मूवमेंट होगा तो कौन सी एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। और सिमिलरली फिर यहाँ पे क्या है, ये कूलिंग टॉवर लगे हुए हैं, इंजेक्शन बेल तरीके से लगा हुआ है। तो ये क्या है, एक छोटा सा जियोथर्मल पावर प्लांट एनर्जी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। नाउ अगर मैं बात करूँ हाइड्रो एनर्जी की, क्योंकि ये सारे जो सोर्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, पहला जैसे था सोलर वाला डिस्कस किया, वो भी क्या है, सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी जो है वो भी क्या था, आपका रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज था। दूसरा हमने डिस्कस किया विंड एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी डिस्कस किया। तीसरा हमने क्या डिस्कस किया, था आपसे जियोथर्मल एनर्जी। नेक्स्ट फोर्थ हमने कौन सा डिस्कस करने जा रहे हैं, हाइड्रो एनर्जी, ठीक है। तो ये जितने भी सोर्सेस यहाँ पे आपके सामने गिवन है, ये सारे क्या हैं,
ये सारे ही क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। और रिन्यूएबल की हम लोगों ने डेफिनेशन भी स्टार्टिंग में देखी थी। तो इस तरीके से क्या है कि हाइड्रो पावर की अगर बात करें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट जनरेट्स पावर बाय यूजिंग अ डैम और डाइवर्जन स्ट्रक्चर टू अल्टर द नेचर फ्लो ऑफ अ रिवर और अदर बॉडी ऑफ। तो अभी क्या है कि इंडिया में मोस्टली जो जनरेशन है वो हमें दो तरीके से, एक तो आपका क्या है, जितने भी क्या है थर्मल पावर प्लांट हैं, ठीक है, मैक्सिमम जनरेशन वहीं से निकल के आता है। अगर आप लोग देखेंगे डेटा में थर्मल पावर प्लांट, तो थर्मल पावर प्लांट में बेसिकली हो क्या रहा है, थर्मल पावर प्लांट में अगर आप देखेंगे तो ये जो थर्मल वर्ड है इससे क्या है कि हीट का कुछ ना कुछ रोल होगा। तो उस हीट से हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली उस हीट से हम क्या कर रहे हैं, जो स्टीम, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर वही स्टीम क्या कर रहे हैं, वो स्टीम क्या कर रहे हैं, टरबाइन के ऊपर डाल रहे हैं, ठीक है, टरबाइन रोटेट होगी, वो जनरेटर वहाँ पे कनेक्ट होंगे, फिर क्या जनरेशन होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो ये तो हो गया थर्मल पावर प्लांट की बात। लेकिन वही अगर मैं हाइड्रो पावर प्लांट की बात करूं तो हाइड्रो पावर प्लांट में क्या, हाइड्रो वर्ड से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये वाटर का रोल आया है। तो वाटर के रोल की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने क्या है, डैम देखे होंगे, ठीक है, आप लोग पावर सिस्टम पढ़ चुके हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ ही चुके हैं। तो उसमें आप लोगों ने जनरेशन देखा होगा, जनरेशन भी वेरियस टाइप्स ऑफ जनरेशन देखे होंगे। तो ऐसे ही क्या है, एक हाइड्रो एनर्जी की बात है कि जो एनर्जी हम क्या करते हैं, वाटर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो डैम जब बनाते हैं तो एक पर्टिकुलर हाइट पे डैम बनाया जाता है, ठीक है, इस तरीके से ये एक पर्टिकुलर इसकी हाइट होती है और यहाँ पे ये डैम बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, वाटर को पीछे पहले ढेर सारा पानी क्या है रोक के रखा जाता है, ठीक, यहाँ पे आपकी क्या है टरबाइन इस तरीके से लगी होती है, ठीक। अब क्या है, जब ये वाटर जो कलेक्ट है इसको क्या है कि प्लेट जो होती है, यहाँ पे प्लेट्स लगी होती हैं, उसको ओपन करके जब पानी को इस पर गिराया जाता है तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि टरबाइन क्या है एक पर्टिकुलर स्पीड से जब रोटेट करती है और टरबाइन से ही कनेक्ट होता है आपका जनरेटर, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल वही है, फंडामेंटल्स वही हैं कि मैकेनिकल पावर किस में कन्वर्ट हो रही है, आपकी इलेक्ट्रिकल पावर में, ठीक। तो इस तरीके से क्या है, ये हाइड्रो एनर्जी भी है। तो अगर इंडिया में बात करें तो आफ्टर कोल मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड। तो मैंने आप लोगों को यही बताया हुआ था कि कोल के बाद, तो कोल का बेसिकली रोल क्या है, कोल का रोल ये है कि हम उसको क्या कहते हैं, बर्न करते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, कोल को पहले क्रश कर लिया जाता है पाउडर की फॉर्म में, फिर उसको क्या है बर्न करने के बाद उससे क्या है हीट को जनरेट करते हैं, ठीक है। अब हीट जनरेट हो गई, तो हीट जनरेट हो गई, उस हीट से क्या है स्टीम, स्टीम से टरबाइन, टरबाइन से आपका क्या आ गया जनरेटर, जनरेटर से क्या आ गई आपकी इलेक्ट्रिक पावर आ गई, ठीक है। तो एक तो क्या है कोल से कर सकते हैं हम हीट को प्रोड्यूस, दूसरा क्या है आप लोगों ने देखा होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जब देखेंगे तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का भी फंडामेंटल क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का भी फंडामेंटल यही है कि सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूक्लियर एनर्जी हम क्या करेंगे, वाटर को हीट करेंगे। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो क्या है किसी भी रिवर के किनारे होते हैं, ठीक है, जिससे क्या है उनको इजीली पानी मिल सके, उस पानी को क्या है वो हीट करके स्टीम, स्टीम से टरबाइन, टरबाइन से जनरेटर, जनरेटर से इलेक्ट्रिक पावर। तो कोल के बाद जो क्या है, जो मोस्टली जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इंडिया में वो किससे है, वो आपकी क्या है हाइड्रो से है। तो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, वो कोल, ठीक है, जो कि आप जिससे क्या क्या बोलते हो थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। दूसरा क्या है ये हाइड्रो पावर। तो ये मोस्टली जो जनरेशन है इंडिया में इन दो सोर्स से हो रही अभी प्रेजेंट में, हाइड्रो पावर प्लांट। बाकी फिर क्या है कि आपका विंड आ गया, सोलर आ गया। अब धीरे धीरे क्या है कि कंटिन्यूसली सोलर एनर्जी पे क्या है, सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि ये वाले जो न्यूक्लियर है या आपका कोल हो गया, क्योंकि कोल वगैरह क्या है, कोल वगैरह आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं, उनको बर्न किया जाता है, क्रिएट लॉट ऑफ पॉल्यूशंस। तो कोशिश यही है कि क्या किया जाए कि रिन्यूएबल की तरफ बढ़ा जाए। ये आपका हाइड्रो एनर्जी का पावर प्लांट है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से
वाटर को रिजर्व करके रखा जाता है, रिजर्वायर है, ये इनटेक है, ठीक है। ये प्लेट्स बेसिकली क्या है, ओपन एंड क्लोज भी हो सकती हैं। ये पेन स्टॉक है, इसके माध्यम से यहाँ पे जो टरबाइन लगी हुई हैं, पानी क्या है बहुत तेज़ी स्पीड से आता है, जिससे वो क्या है पर्टिकुलर में रोटेट होती हैं, ठीक। और ये आपकी क्या है, ये रिवर है कि जो बाकी का पानी है वो क्या है उसमें निकल जाता है। तो कंटिन्यूसली इस तरीके से क्या है कि आपकी हाइड्रो जो इलेक्ट्रिक है वो जनरेट होती है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नॉन रिन्यूएबल। ये तो कहानी जितनी थी वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को हो गई। तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में हम लोगों ने जो पढ़े सोलर, विंड, जियोथर्मल और क्या पढ़ा, हाइड्रो पढ़ा, ठीक है। अब क्या है नॉन रिन्यूएबल की अगर बात करें तो नॉन रिन्यूएबल को क्या है कि हम लोग बार बार जनरेट नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल लेते हैं कोल की, अगर कोल का एग्जांपल लें तो अगर आपने उसको एक बार बर्न कर दिया, हम उसको क्या है वापस से यूज़ नहीं कर सकते। तो एक समय ऐसा आएगा कि कोल भी ख़त्म हो जाएगा। तो यही गवर्नमेंट की कोशिश है या बाकी कंट्रीज़ की भी कोशिश है कि किस पे चला जाए, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ चला जाए। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो मेजर जो टाइप्स हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के वो क्या है, एक तो ऑयल हो गया। ऑयल में आपका क्या पेट्रोल आ गया, आपका डीजल आ गया, आपका क्रूड ऑयल, जितने भी, कहने का मतलब नेचुरल गैस भी हो गई, कोल हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई। तो इस तरीके से ये क्या है, ऑयल, नेचुरल गैस एंड कोल, ये जो भी है कलेक्टिवली कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स वर फॉर्म्ड विद इन द अर्थ फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, हेंस द नेम फॉसिल फ्यूल्स। तो इस तरीके से ये नॉन रिन्यूएबल की कहानी है और रिन्यूएबल की कहानी आप लोगों ने देखी। नेक्स्ट हम लोग ये जो रैंकिंग है ये डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।